हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 18 मार्च 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द बिलियनियर्स लिस्ट एज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू 2022 M3M ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसको समझना है कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ये हैं दोस्तों वन एंड ओनली एलन मस्क। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। याद रखना है, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन सेकंड टाइम लगातार जो है ये बने हैं, और लिस्ट है ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट। और इनकी टोटल जो वेल्थ है, जो नेटवर्थ है, वो $205 बिलियन है। $205 बिलियन। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला स्थान एलन मस्क का है, जो कि टेस्ला के को-फाउंडर भी हैं और साथ में अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और उनकी टोटल वेल्थ जो है वो $205 बिलियन है। और दूसरा स्थान जेफ बेजोस के पास है, $188 बिलियन है, और वो अमेजॉन के फाउंडर हैं और करंटली CEO तो हैं ही। लेकिन दोस्तों आपने एक बात और याद रखनी है यहाँ पे, कि बाकी और रैंकिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं, पहले 2 स्थान ही आपने जो है वो इसमें याद रखने हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो ह्यूरोन इंडिया की तरफ से जो है वो पब्लिश की गई है। रिपोर्ट का नाम याद रखना है, M3M ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट। और एक बात और इसमें याद रखना है, क्योंकि रिचेस्ट इंडियन और रिचेस्ट एशियन सिर्फ एक ही बंदा है, और है वो है वन एंड ओनली हमारे मुकेश अंबानी जी। तो आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी जी ये रिचेस्ट इंडियन भी हैं और रिचेस्ट एशियन भी हैं। इनको ये टाइटल दिया गया है, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। लेकिन पूरे वर्ल्ड में आपको एग्जामिनर रैंक पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है, कि पूरे वर्ल्ड में उनका रैंक जो है वो कौन से स्थान में है, 9th स्थान पे है। और मुकेश अंबानी एकमात्र ऐसे इंडियन है जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर्स में शामिल हैं। ये बात को आप याद रखोगे। और इस लिस्ट के अंदर टोटल 3,381 बिलियनियर्स को आंका गया है, जो कि ऑलमोस्ट 2,558 कंपनीज में से लिए गए हैं।
और 69 कंट्रीज में से इन बिलियनियर्स को आंका गया है। तो ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, हाँ इतना जरूर याद रखो कि सबसे ज्यादा बिलियनियर्स जो हैं वो कौन सी कंट्री में इस लिस्ट के अंदर हैं। चाइना से सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं 1133, 1133 बिलियनियर जो है वो चाइना से शामिल किए गए हैं, और यूएसए से जो है वो 716 बिलियनियर शामिल किए गए हैं इसके अंदर। और इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों तीसरे नंबर पे है, 215 215 बिलियनियर्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो याद रखना है तीसरा स्थान जो है वो इंडिया का है अगर आप बिलियनियर्स की लिस्ट में देखोगे कंट्री वाइज, और पिछले साल के मुकाबले 38 और बिलियनियर्स जो हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि फाल्गुनी नायर जो कि नायका जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, खास करके गर्लिश ब्रांड, तो उन्होंने जो है इस लिस्ट के अंदर जगह पाई है, और वो इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल सेल्फ मेड वुमेन का खिताब जो है वो उनको इस लिस्ट के अंदर दिया गया। ये खिताब पहले था एक और लेडी के पास जिनका नाम था किरण मजूमदार, किरण मजूमदार जो कि बायोकॉन की वन ऑफ द फाउंडर हैं। तो उनके पास था ये सेल्फ मेड वुमेन का खिताब, लेकिन अब किसके पास चला गया? फाल्गुनी नायर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बहुत बार, इसलिए इसको याद रखना है। और अगर सिटी वाइज देखोगे इंडिया में, तो मुंबई को बिलियनियर कैपिटल आप कह सकते हो, बिलियनियर कैपिटल या राजधानी जो इंडिया की है वो मुंबई रहेगी, क्योंकि टोटल 72 बिलियनियर्स जो हैं वो मुंबई से आए हैं, और दूसरा स्थान जो है वो न्यू दिल्ली का रहेगा। लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे भी हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, तो उनमें अगर आप स्थान देखोगे तो लक्ष्मी नारायण मित्तल, LN मित्तल का रैंक जो है वो पहले नंबर पे आता है। अगर आप देखोगे वो इंडियन जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, तो ये लंदन में अपना बिजनेस करते हैं, इनकी कंपनी का नाम है आर्सेलर मित्तल, और ये टॉप करते हैं उस बिलियनियर की लिस्ट में। इंडियन ओरिजिन है लेकिन आउटसाइड इंडिया रहते हैं, ये लंदन में रहते हैं, LN मित्तल। तो ये सारी चीजें आपने कुछ टेक अवे पॉइंट्स यहां से उठाने में, फिर से रिपीट कर देता हूं कि टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं, कि मोस्ट फेमस या वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जो हैं वो कौन से हैं वेल्थ वाइज? एलन मस्क हैं, दूसरा स्थान जेफ बेजोस का है, और साथ ही साथ इंडिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन या एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी है, ग्लोबली उनका रैंक 9th है। और इंडिया का रैंक अगर कंट्री वाइज देखोगे तो तीसरे नंबर पे है बिलियनियर्स में, सबसे ऊपर चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, और नायका की जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर वो सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में टॉप पे हैं इंडिया में। और अगर आप देखोगे ओवरसीज इंडियन में एलन मित्तल जो है वो टॉप पे हैं। ये टेक अवे पॉइंट्स जो है वो आपने यहां से उठा लेने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? मतलब अभी बनेंगे, अभी जो है वो सिर्फ एक प्रपोजल भेजा गया है बैंक बोर्ड ब्यूरो की तरफ से, क्योंकि यही अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई का कौन होगा अगला अकॉर्डिंग टू बैंक बोर्ड ब्यूरो? ये होंगे आलोक कुमार चौधरी। तो नाम जरूर याद रखना अपने, बी आंसर होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने एक न्यूज को कवर किया था जिनका नाम था अश्वनी भाटिया, याद रखोगे। अश्विनी भाटिया जो हैं वो करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई के, लेकिन दोस्तों इनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का होल टाइम मेंबर बना दिया गया, फुल टाइम मेंबर बना दिया गया 3 साल के लिए। तो अब अगर ये उस पोजीशन पे चले जाएंगे तो ये पोजीशन एमडी वाली खाली हो जाएगी, तो इसको कौन फिल करेगा? आलोक कुमार चौधरी जो है वो फिल करेंगे। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने 4 नाम रिकमेंड किए हैं, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, एक इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, एक पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। और ये चारों के चारों अगर आप देखोगे इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे आलोक कुमार चौधरी, लेकिन बाकी जो तीनों पोजीशंस हैं बेसिकली ये क्या रहेंगे? एमडी और सीईओ इस बैंक के। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए, मतलब बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए मैनी मैकलाई, आप यहाँ पे चेहरा भी देख सकते हो मैनी मैकलाई का। इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैनरा बैंक की। तो ए मैनी मैकलाई अपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आजकल जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? तो वो आपने याद रखना है, वो है राज किरण राय जी। कौन है? राज किरण राय जी। और इसी के बाद आता है नाम अजय कुमार श्रीवास्तव का। अब देख सकते हो यहाँ पे अजय कुमार श्रीवास्तव, इनको इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ लगाया जाएगा। इंडियन और ओवरसीज बैंक का, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन ओवरसीज बैंक के, और इनको एमडी और सीईओ बना दिया जाएगा। अभी ये पोस्ट जो है वो एमडी और सीईओ की किसके पास है? ये है पार्था प्रीतम सेनगुप्ता के पास, पार्था प्रीतम सेनगुप्ता। फिर है नाम स्वरूप कुमार साहा, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, लेकिन इनको अपॉइंट कर दिया है सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का। लेकिन अभी ये पंजाब एंड सिंध बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन हैं? वो हैं एस कृष्णन। ये आपने जरूर याद रखना है। तो ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखोगे। जैसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आलोक कुमार चौधरी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाएंगे एसबीआई के।
स्वरूप कुमार साहा। और ये जो हैं स्वरूप कुमार साहा, इनका नाम रिकमेंड किया गया पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक के ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ होंगे, याद रखना है, स्वरूप कुमार साहा। और फिर नाम आता है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ। और ए मैनी मिखलाई, तो नाम से पता लग रहा है, आपने याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या यूबीआई बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। और एक नाम और याद कर लो, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रिसेंटली बनाए गए हैं पंजाब एंड नेशनल बैंक के। तो देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 अपॉइंटमेंट्स आप कवर करके जा रहे हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में काम आने वाली हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस रिटेल इन द लिस्ट ऑफ टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स। ग्लोबल रिटेलर्स की एक लिस्ट जारी की गई है, 250 उसमें ग्लोबल रिटेलर्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, रिटेल का काम करते हैं। और ये एक लिस्ट जारी की है, रैंकिंग जारी की है ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के अंदर। और ये रैंकिंग दोस्तों कौन सी कंपनी के द्वारा जारी की गई है, ये आप याद रख सकते हो, ये जारी की गई है डेलॉयट कंपनी की तरफ से। और इसके अंदर रिलायंस का स्थान कौन सा है? रिलायंस का स्थान 56 है दोस्तों, आंसर क्या होगा? बी होगा। और पूरे वर्ल्ड में जो स्थान है सबसे ऊपर, वो कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट है। तो आप देख सकते हो, इंडिया का ब्रांड रिलायंस रिटेल जो है वो 3 स्थान जो है नीचे खिसक गया है। पहले 53rd नंबर पे था, लेकिन अभी 56th पोजीशन पे आ गया इस 250 ग्लोबल रिटेलर्स की लिस्ट के अंदर। और मैं पहले बता चुका हूं, ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस, ये लिस्ट जो है वो डेलॉयट की तरफ से जारी की गई है। वॉलमार्ट का पहला स्थान है, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन है, जो बड़े बड़े स्टोर्स आपने देखे होंगे जिसमें हर तरह का सामान मिल जाता है। और दूसरे स्थान पे हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन है। और अगर आप देखोगे रीजन वाइज, तो उसमें नॉर्थ अमेरिका का रैंक जो है वो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटेलर कंपनीज जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के 78 रिटेलिंग कंपनीज 250 में से सिर्फ कौन सी एरिया की हैं? नॉर्थ अमेरिका की। और रिलायंस रिटेल जो है वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर है, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें पहला स्थान जो है वो एक साउथ कोरिया की कंपनी है, जिसका नाम क्या है? कोपैंग। कोपोंग या कोपेंग, किसी भी तरह से इसको कह सकते हैं, साउथ कोरिया की कंपनी। और दूसरा स्थान जो है रिलायंस रिटेल का है। तो रिलायंस रिटेल का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर कंपनी इसमें स्थान जो है वो दूसरा है, लेकिन अदरवाइज इनका पूरे टॉप ब्रांडेड लिस्ट में रिटेल की 56th है। टॉप कंपनी वॉलमार्ट है, और दूसरा स्थान किसका है? अमेजोन का। ये यहां से पॉइंट जो है वो आपने ध्यान में रखने हैं। लेकिन आपने इस ग्लोबल पावर्स रिटेलिंग 2022 रैंकिंग को जरूर याद रखना है, क्योंकि जितना भी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, चाहे वो कोविड के कारण हो या रिटेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको भी ध्यान में रख के ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें 250 जो लार्जेस्ट रिटेलर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका डाटा जो है इकट्ठा करके, उसको एनालाइज करके, उनकी परफॉर्मेंस को देख के फिर इस रैंकिंग को जो है वो ध्यान में रख के जारी किया गया है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, लेकिन सदर्न रीजन का? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक मेन बॉडी है, लेकिन उसकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नदर्न रीजन, सदर्न रीजन। तो सदर्न रीजन का चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का? नाम जरूर याद रखेंगे, नाम है उनका सुचित्रा के एला। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। आप देख सकते हैं सुचित्रा के एला, जो कि ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक की, उनको चेयरपर्सन बनाया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, लेकिन सदर्न रीजन का। इस चीज को जरूर याद रखना है। तो को फाउंडर हैं और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की, और साथ ही साथ वो फाउंडिंग चेयरपर्सन भी हैं, रह चुकी हैं पहले, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडियन वुमेन नेटवर्क की, जो कि सदर्न रीजन का ही है एक हिस्सा। मतलब जो इंडियन वुमेन नेटवर्क बनाया ताकि इंडस्ट्रीज के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट हम कर सकें, तो उसका भी ये हिस्सा रह चुकी हैं, चेयरपर्सन रह चुकी है 2015 से लेकर 18 तक। इवन ये पहले डेप्टी चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मेन बॉडी के अंदर 2021-22 के अंदर। और साथ ही साथ ये पास्ट चेयरपर्सन भी रह चुके हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश की 2012 से 13 के बीच में। तो बहुत बड़ा नाम है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में किसी ना किस तरह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने अपना एक डिप्टी चेयरमैन भी अपॉइंट किया है। वो डिप्टी चेयरमैन का नाम क्या है? वो है कमल बाली। याद रखना है, कमल बाली जो है वो डिप्टी चेयरमैन बने हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्रिएट किया गया था ताकि इंडस्ट्रीज के अंदर हम ग्रोथ कर सकें।
और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? टीवी नरेंद्रन, याद रखोगे, टीवी नरेंद्रन, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया था 1 साल के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 के अंदर। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पहला ऑप्शन देख रहे हो रवि मित्तल का नाम। रवि मित्तल को रिसेंटली चेयरपर्सन लगाया गया है या चेयरमैन लगाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। टीवी नरेंद्रन पहले ही बात कर चुके हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट लगाए गए हैं 2021-22 के लिए। नेक्स्ट दिनेश प्रसाद सकलानी, ये डायरेक्टर बनाए गए हैं दोस्तों एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में डायरेक्टर बनाए गए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। What is the name of India's first green hydrogen based fuel cell electric vehicle? हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी यूज किया जाएगा, एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। तो ये ऐसा पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया का कौन सा है? और ये है टोयोटा मिराई। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका बी होगा। मिराई का मतलब जापानीज लैंग्वेज में क्या होता है? फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। और इसका लॉन्च इवेंट हुआ पूरा का पूरा, और इसको लॉन्च किया हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है नितिन गडकरी जी ने। और ये टोयोटा कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका नाम क्या है? मिराई। ये आपने जरूर याद रखना है। और ये इस तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के अंदर लगाया गया, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी को ध्यान में रख के। और साथ ही साथ ये लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करेगा कि किस तरह से हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, किस तरह से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो और भी कंपनीज जो है वो इसके तरह के इनिशिएटिव लेंगी। और टोयोटा मिराई जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी पैक है, मतलब इसको दोबारा दोबारा चार्ज जो है वो किया जा सकता है। और इसकी रेंज जो है वो 650 अप टू 650 किलोमीटर जो है वो एक सिंगल चार्ज में जो है ये मतलब पूरा का पूरा 650 किलोमीटर माइलेज देता है। और इसको रीफ्यूल किया जा सकता है 5 मिनट के अंदर अंदर, आप दोबारा से इसको चार्ज करके जो है वो चला सकते हो। और इसमें बेसिकली होता है कि हाइड्रोजन जो है उसको पानी मतलब वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ लिया जाता है, और आप कह सकते हो कि फिर ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल जो है वो इसको यूज किया जाता है। तो मिराई का मतलब ही जो है वो फ्यूचर, मतलब इसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा इस व्हीकल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्च होने का मतलब है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इंडिया का जो इनिशिएटिव है कि एनर्जी सेल्फ रिलायंट हमने बन जाना है, हम बाहर से नहीं एनर्जी कोई बोरो करेंगे, हम सिर्फ इंडिया में ही उसको पैदा करेंगे। 2047 तक इंडिया ने टारगेट रखा है। तो उस तरह के टारगेट को प्रमोट करने में आगे बढ़ाता है ताकि अफोर्डेबल एनर्जी जो है वो इंडिया के अंदर हम पैदा कर सके और एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो याद रखना है नाम क्या है? टोयोटा मिराई। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है मोर देन जस्ट सर्जरी, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ऑपरेशन थिएटर। तो नाम से पता लग रहा है कि ये एक डॉक्टर रिलेटेड बुक है, मेडिसिन या मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक बुक है, जिसमें उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है कि डॉक्टर के होते होते बाकी सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं एज ए सर्जरी करते हुए या ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो एक डॉक्टर ने इस बुक को लिखा है। तो ऑप्शन उसी हिसाब से हमने डाले थे कि आप आराम से आंसर दे सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन है डॉक्टर्स के साथ और वो है डॉक्टर थैम्पटन एराक। तो नाम जरूर याद रखना है, डॉक्टर तेहम्पटन इराक जो हैं उन्होंने इस बुक को लिखा है, और पूरा नाम है इनका डॉक्टर तेहम्पटन इराक उदवाड़िया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका पूरा नाम, उनकी पिक्चर इस बुक के कवर पेज पे लगी हुई है। तो बहुत ही सुंदर सा मतलब कवर पेज बनाया है, मोर देन जस्ट सर्जरी। और ये पेंगुइन ईबरी प्रेस ने जो है वो इसको प्रिंट किया है, मतलब इसको पब्लिश जो है वो किया है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि उनकी जर्नी एज ए डॉक्टर जो है वो क्या रही, और किस तरह से उनके स्टूडेंट ईयर्स जो हैं वो एज ए मेडिकल साइंस आगे बढ़े, और किस तरह से उन्होंने रिसर्च, सर्जिकल प्रैक्टिस की, सर्जिकल टीचिंग की, और किस तरह से उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। क्योंकि डॉक्टर तेहम्पटन इराक उदवाड़िया जी जो हैं वो मुंबई से बिलोंग करते हैं और एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ऐसे ही वो पहले सर्जन हैं जिन्होंने लेप्रोस्कोपी, याद रखोगे, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जो है वो 1972 में इंट्रोड्यूस की थी। और साथ ही साथ ये ऐसे भी पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक्स को आगे डेवलप किया था 1990s के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इनको एक अवार्ड मिल चुका है जो कि हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है मेडिकल कैटेगरी के अंदर, डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, वो इनको ईयर 2000 में मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है 2006 में, और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2017 में। और साथ ही साथ इनको ब्रिटेन की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ II की तरफ से ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी मिल चुका है 2006 में। तो बहुत ही सम्मानित हैं। और खास बात जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी कहा जाता है इंडिया के अंदर। ये आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखना है, इसलिए लास्ट में कवर कर रहा हूं। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी इन इंडिया इनको कहा जाता है। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।
लेकिन बाकी जो ऑथर हैं बहुत फेमस हैं, नाम याद रखोगे, प्रभात कुमार, इन्होंने एक बुक लिखी है पब्लिक सर्विस एथिक्स, पब्लिक सर्विस एथिक्स, और इसकी बुक की जो कैप्शन है वो है ए क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। नेक्स्ट है मृदुला रमेश, इन्होंने बुक लिखी है कि पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है, ये कितना हम खराब कर चुके हैं, तो बुक का नाम है वाटर शेड, वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर, हाउ वी कैन सेव इट। नेक्स्ट है प्रदीप मैगजीन, इन्होंने पूरा का पूरा क्रिकेट के बारे में लिखा है, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू, नॉट जस्ट क्रिकेट, बुक का नाम है और कैप्शन है ए रिपोर्टर्स जर्नी, क्योंकि ये बहुत फेमस रिपोर्टर है। तो सारे के सारे ऑथर्स बहुत फेमस है, इसलिए आपने नाम जो है वो जरूर याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच बैंक विल सेट अप इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, और वो कौन सी जगह पे खोलेगा वो बैंक, ये इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, IIAC इस सेंटर का नाम होगा। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोल रहा है, और कहाँ पे खोल रहा है, हैदराबाद में। आपको एग्जामिनर स्टेट भी पूछ सकता है, तो स्टेट होगी हमारे पास तेलंगाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI टू सेटअप इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर। तो ये सेंटर हेल्प करेगा बैंक की, ताकि नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जा सके, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च की जा सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके, नई नॉलेज दी जा सके और स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, ताकि नए प्रोडक्ट्स जो बैंक अपने ऑफर करेगा कस्टमर्स को, वो नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स के साथ करेगा, नई सर्विसेज जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो लोगों को दी जाएंगी। तो एक तरह से ये जो सेंटर होगा वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे काम करेगा और बैंक को बेहतर बनाने का काम करेगा, वो भी आप कह सकते हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल लेवल पे। तो बैंक की जो कैपेबिलिटी है उनको इंप्रूव करने के लिए इस तरह के सेंटर की स्थापना जो है वो हैदराबाद में की गई है। तो आजकल की जो इनोवेशंस हैं, जो मार्केट शिफ्ट कर रही है, लाइक पहले मैनुअल काम होता था, अब ज्यादातर जो है वो आप कह सकते हो कंप्यूटर बेस्ड काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में बैंक के जागरूक करेगा और बैंक के कस्टमर्स को उसके बारे में स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। तो जो लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स हैं वो बैंक जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकता है और अपने नए बिजनेस यूनिट्स को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। तो जो आइडियाज हैं बैंक के, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में या प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने में ये सेंटर बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाएगा। तो इसलिए याद रखना है, SBI का इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर जो है हैदराबाद में ओपन किया जाएगा और ये आने वाले 6 से 9 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, 6 से 9 महीने में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सा इंस्टीट्यूट और RBI इनोवेशन हब ने टाई अप किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, उनको हम जो है वो आगे बढ़ाएंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। और एक तो RBI इनोवेशन हब भी है, एक IIT मद्रास का इंक्यूबेशन सेल है, आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो IIT मद्रास का जो इंक्यूबेशन सेल और RBI इनोवेशन हब दोनों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएंगे और एक स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक कोलैबोरेशन जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके जो है वो इंक्यूबेशन सपोर्ट करेंगी, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट कर की जाएगी, उनको धीरे धीरे करके जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं जिनको नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, इनोवेटिव आइडियाज़ उनको दिए जाएंगे, उनको सोल्यूशंस बताए जाएंगे अगर किसी तरीके से वो फंस गए हैं कहीं पे, और किसी तरह से उनको बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। तो आप कह सकते हो मेन मकसद यही है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर उसको बेहतर किया जा सके, उसको एम्पावर किया जा सके और एक कंट्रीब्यूशन दी जा सके इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के अंदर देश की, ताकि एकदम से इंप्रूवमेंट हम देश की कर सकें और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल जो नेटवर्क है, जो आउटलुक है इंडिया का, उसको इंप्रूव किया जा सके। क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बेस पे हमें इनोवेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो RBI जो है वो खास करके अपने एक्सपर्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप्स को, ताकि उनको बेहतरीन नॉलेज दी जा सके। मार्केट एसेसिबिलिटी जो RBI के पास है, क्योंकि RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स के थ्रू। तो उनको कनेक्ट करके उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ये RBI का काम रहेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट RBI इनोवेशन हब भी है, क्योंकि ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है, RBI का ही एक यूनिट है जो बनाया ही इसलिए गया था ताकि प्रमोट कर सके या एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके स्टार्टअप्स को जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं। और इसकी स्थापना 2020 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। लेकिन एक चीज़ और याद रख सकते हो कि इसके CEO कौन है, CEO है इसके राजेश बांसल, राजेश बांसल। तो याद रखना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स जरूर याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर रहेंगे फार्मूला 1 रेसिंग के। मतलब वो कंपनी जो है वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट करेगी फार्मूला 1 रेसिंग को। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, आप स्लाइड से याद कर ले। ये है टाटा कम्युनिकेशन, तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो टाटा कम्युनिकेशन ने एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट साइन किया है कि वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर रहेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइडर रहेंगे फार्मूला 1 रेसिंग के। तो टाटा कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है वो पूरी नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। जितनी भी फार्मूला 1 स्पोर्ट्स इवेंट्स होंगे वो सारी वीडियोस कवरेज जो है वो कौन करेगा, टाटा कम्युनिकेशन करेगी।
और इस नेटवर्क सर्विस के थ्रू जितना भी फार्मूला 1 का ब्रॉडकास्ट होगा वो 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज में जो है वो ग्लोबली टेलीकास्ट किया जा सकता है। और आप कह सकते हो डिजिटल फर्स्ट मॉडल पे टाटा कम्युनिकेशन काम करता है और डिजिटल मेथड के थ्रू एक अच्छे एक्सपीरियंस के थ्रू एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। और पहले भी फार्मूला 1 जो और टाटा जो है वो टाई अप कर चुके हैं। 8 साल का ये टाई अप था, 2020 तक चला, 2020 में खत्म हो गया था, फिर कोविड के कारण जो है वो आगे नहीं हो पाया। ये अब ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया गया दोनों कंपनीज के द्वारा, एक फार्मूला 1 रेसिंग और एक टाटा कम्युनिकेशन। और फार्मूला 1 रेसिंग मेरे ख्याल से पता होगा, उसमें बहुत से नाम हैं, लुइस हैमिल्टन है, मैक्स वर्स्टैपन है। लास्ट साल जो है मैक्स वर्स्टैपन का बहुत अच्छा रहा, एक लुइस हैमिल्टन है, बहुत फेमस प्लेयर हैं दोनों के दोनों, वल्तारी बोतास हैं। ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो बहुत फेमस है, लेकिन सबसे पहले 2 प्लेयर्स जो आप नाम सुन रहे हो यही ज़्यादातर रेसेस जो हैं वो जीतते हैं। अभी मार्च में स्टार्ट हो जाएंगी, तो देखते हैं कि आगे क्या रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर अच्छे काम को आगे बढ़ाया जा सके। और कोविड के कारण जो है बहुत ज़्यादा लोगों का काम जो है वो छूट गया था एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, उनको दोबारा से उसमें काम जो है वो दिया जा सके और हम कोविड-19 के कारण जो एविएशन इंडस्ट्री को धक्का लगा है उसको हम दोबारा से रिवाइव कर सके, उसको दोबारा से उठा सकें। और ये टाई अप किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये टाई अप किसके साथ किया गया? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आप देख सकते हो आईएलओ और आईसीएआई का ये एग्रीमेंट हुआ है ताकि एविएशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके, एक अच्छा काम जो है वो उसमें लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये कोलैबोरेशन आईएलओ और आईसीएओ का है ताकि सेफ, स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल कोविड-19 रिकवरी जो है वो हो सके एविएशन इंडस्ट्री की। और ये 5 साल का एग्रीमेंट है और दोबारा से रीन्यू जो है वो किया जा सकता है। तो आप कह सकते हो सीरियस चैलेंज जो है वो सामने थे पेंडेमिक के कारण, खास करके वर्कर्स जो कि फिजिकल तौर पे वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो उनको बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिस्प्लेस हो गए एविएशन इंडस्ट्री से। तो एग्रीमेंट किया गया है ताकि उन लोगों को दोबारा से इस सेक्टर के अंदर लेके आया जा सके और ऐसे आप कह सकते हो कि ह्यूमैनिटिव नेचर या आप कह सकते हो ह्यूमनिस्टिक तरीके से हम लोगों को दोबारा से काम पे लगा सकें, क्योंकि ऐसे ह्यूमेन वैल्यू या सोशल वैल्यू के तौर पे हमें उनको ऊपर उठाना जरूरी है, उनको दोबारा से एक अच्छा काम इंडस्ट्री के अंदर मिल सके ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखें, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और वर्कर्स को आपस में जोड़ती है। टोटल 187 मेंबर कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा है और इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही मेंबर है, जबकि तब से इंडिया आज़ाद भी नहीं था, क्योंकि आईएलओ की स्थापना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गई थी। 1919 में आईएलओ की स्थापना की गई थी और इसके हेड कौन है? काय राइडर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। और आप इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रख सकते हो, इसको शिकागो कन्वेंशन 1944 के अंदर जो है वो इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है दोस्तों? कनाडा के अंदर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हु रोट ए बुक द क्रॉसिंग? ये एक चिल्ड्रन बुक है, बच्चों की एक बुक है द क्रॉसिंग। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर हैं, एक्ट्रेस भी हैं, प्ले राइटर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और इनका नाम है मंजीत मान। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में रहती नहीं है ये, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। इंडियन ओरिजिन मंजीत मान चिल्ड्रन बुक द क्रॉसिंग। ऐसे नहीं कि इसको अभी रिलीज किया गया, इस बुक को तो रिलीज कर दिया गया था 2021 के अंदर और इसको पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से इसको पब्लिश जो है वो किया गया था, लेकिन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया वाला नहीं, पेंगुइन रैंडम हाउस यूके वाले ने इसको पब्लिश किया है। और अब इसको न्यूज़ में क्यों रखा गया? क्योंकि 2021 में ही ये मतलब आप कह सकते हो कि रिलीज हो चुकी थी, क्योंकि रिसेंटली इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम का योटो कार्नेगी मेडल है 2022 का, उसके लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। बहुत सी बुक्स शॉर्टलिस्ट की गई हैं, इसमें 7-8 बुक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट की गई हैं, तो उसमें एक नाम जो है वो क्रॉसिंग का भी है। तो याद रखना है, योटो कार्नेगी मेडल 2022 जो है वो एक बहुत ही फेमस अवार्ड है और ये मेडल रिकॉग्नाइज करता है उस रीडिंग एक्सपीरियंस को जो कि राइटिंग या इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है या यंग पीपल को प्रोवाइड किया जाता है। और ये लॉन्गेस्ट रनिंग और बेस्ट लव चिल्ड्रन बुक अवार्ड है पूरे यूनाइटेड किंगडम का। और योटो कार्नेगी मेडल जो है वो उन्हीं चिल्ड्रन लाइब्रेरियंस की तरफ से दिया जाता है जो कि इन बुक्स को छापते भी हैं, आगे भी बढ़ाते हैं और साथ साथ ये बुक जो है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए और बच्चों के लिए या यंग बच्चों के लिए होनी चाहिए, तभी इस को शॉर्टलिस्ट जो है वो किया जाता है। और क्रॉसिंग एक चिल्ड्रन बुक है जिसमें एक छोटी बच्ची की फ्रेंडशिप के बारे में बताया हुआ है, तो जस्ट 2021 में इसको रिलीज किया गया है। लेकिन याद रखना है मंजीत मान ने इस बुक को लिखा है। लेकिन बाकी जो ऑथर हैं वो बहुत फेमस है। राहुल रावेल का नाम देख रहे हो,
इन्होंने राज कपूर के ऊपर बुक ली थी और नाम भी था राज कपूर द मास्टर एट वर्क। फिर रचना बिष्ट रावत, इन्होंने 1971 के ऊपर लिख दी बुक और बुक का नाम था 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड द ओल्ड अदर स्टोरीज। नेक्स्ट है तुहीन सिन्हा, इन्होंने बुक लिख दी बिरसा मुंडा के ऊपर, लेकिन अकेले नहीं लिखी, इनके साथ थी अंकिता वर्मा। अंकिता वर्मा और तुहीन सिन्हा ने बिरसा मुंडा और नाम था बुक का द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक को लिखा है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने एमओयू साइन किया पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के साथ, ताकि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा, जो भी पराली को जलाया जाता है, धुआं हो जाता है, एक इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, तो वो जलाया नहीं जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होगा ये पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है वो इस कंपनी को देगा, ताकि उस कंपनी के अंदर इसको यूज किया जा सके। और ये कंपनी है JSW सीमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंपनी को देके वो एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट होगा उससे बायोमास एनर्जी बना के जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कंपनी जो होगी जिसका नाम है पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ताकि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो JSW सीमेंट तक पहुंच सके और एज ए बायोमास एनर्जी जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज किया जा सके। तो JSW सीमेंट जो है वो एग्री वेस्ट को एज ए फ्यूल जो है वो यूज करेगा। तो इससे आप कह सकते हो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और कार्बन एमिशन भी जो है वो कम हो जाएगा। और ऑलरेडी आप कह सकते हो JSW सीमेंट जो है वो एक टारगेट रख चुका है क्लाइमेट एम्बिशन 2050, जिसके अंतर्गत कार्बन न्यूट्रल कंक्रीट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 2050 तक, और ये ग्लोबल सीमेंट और कंक्रीट एसोसिएशन की मेंबरशिप के तहत जो है वो किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसको जो है वो स्लाइड से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में दो सीरीज हुई हैं, एक 2020 सीरीज हुई रिसेंटली, एक टेस्ट मैच सीरीज हुई। 3 मैच 2020 के खेले गए, 2 टेस्ट मैच खेले गए फरवरी से मार्च, मतलब ये 24 फरवरी को स्टार्ट हुए थे, 16 मार्च को खत्म हो गए। लेकिन दोनों ही सीरीज रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेली गई और इंडिया ने व्हाइट वॉश कर दिया श्रीलंका को, मतलब दोनों फॉर्मेट्स को जीत लिया। सारे के सारे मैच इंडिया ने जीते हैं। 3-0 से आप कह सकते हो T20 को जीत लिया और 2-0 से टेस्ट मैच को जीत लिया। और T20 के अंदर श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला, क्योंकि तीनों T20 के अंदर उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और 204 स्कोर जो है उन्होंने बनाए थे, जो हाईएस्ट थे। तो याद रखना है T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज। और टेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है ऋषभ पंत को। 185 रन उन्होंने बनाया 3 इनिंग्स के अंदर, क्योंकि एक इनिंग्स में उनकी बैटिंग जो है वो नहीं थी। तो इसलिए याद रखना है ऋषभ पंत 185 रन टेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज और T20 प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो श्रेयस अय्यर को मिला है। तो ये दो चीजों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे ने अपना नेशनल रेलवे प्लान तैयार किया है। 2030 तक का एजेंडा जो है उन्होंने कुछ टारगेट्स जो है वो सेटअप किए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेटजीज बनाएंगे कुछ, ताकि ऑपरेशनल कैपेसिटीज या कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ताकि बेहतर रेलवे जो है वो बनाया जा सके और सामान को रेलवे के थ्रू जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि रेलवे का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके। रेलवे की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि डिमांड जो है वो रेलवे की बढ़ रही है, जिसके कारण जो है वो रेलवे की फ्यूचर ग्रोथ जो है वो आगे और ज़्यादा होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने याद नहीं रखनी। मेन इसमें क्या है, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया विजन 2024, जिसके तहत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को 2024 तक स्टार्ट करना है ताकि रेलवे बेहतर हो सके। जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है हमने कोल की, मतलब कोयले से कोई भी ट्रेन जो है वो बेसिकली नहीं चलेगी। कंजेस्टेड रूट्स को हमने जो है वो ठीक करना है, उसको मल्टी ट्रैक करना है। कहीं एक ही लाइन बिछी हुई है, 2 लाइनें बिछानी है, वहाँ पे 3 बिछानी है, ताकि 2 गाड़ियाँ जो है वो एक साथ निकल सके, रोकना ना पड़े किसी को। और 160 किलोमीटर प्रति घंटे का ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा, खास करके दिल्ली हावड़ा वाला और दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर, ताकि जल्दी से ट्रेन पहुंच सके। 130 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बिछाया जाएगा। ऐसे ही ऑल लेवल क्रॉसिंग जो है वो खत्म कर दी जाएगी, फाटक वगैरह खत्म हो जाएंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, तो ओवरब्रिज बन जाएंगे सबके ऊपर, तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो 2024 तक जो है वो अंडर द नेशनल रेलवे प्लान 2030 के अंदर जो है वो लागू करने हैं। तो इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है स्मार्ट गारंटेड पेंशन प्लान। मतलब ये एम्प्लॉयज़ के लिए खास करके, अगर आप जो है वो पेंशन लेना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें, तो जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे जो है वो पेंशन मिला करेगी। और ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है। तो ये खास करके कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं वो इस प्लान को डायरेक्टली खरीद सकती हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह के पेंशन प्लान जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं।
तो इसमें अच्छे इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, इसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाती है, पेंशन प्लान्स हैं और भी कई तरह के आपको बेनिफिट्स जो है वो इसमें मिल जाएंगे। लेकिन इसमें याद रखना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से स्मार्ट गारंटेड पेंशन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं SGX। SGX का दोस्तों यहाँ पे मतलब है ये है सिंगापुर एक्सचेंज, और इन्होंने TCS कंपनी को चुना है ताकि जो NSE IFSC सिंगापुर एक्सचेंज कनेक्ट है उसको TCS की मदद से जो है वो जोड़ा जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। पूरी न्यूज़ आपको समझ आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है वो एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फुली ओन्ड सेंटर है, मतलब उन्हीं के द्वारा इसकी जो मालिक हक है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। और सिंगापुर एक्सचेंज जो है वो SGX इंडिया मतलब सिंगापुर एक्सचेंज ने ही SGX इंडिया कनेक्ट IFSC प्राइवेट लिमिटेड को सेट किया था ताकि गिफ्ट सिटी, जिसको हम कहते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के अंदर जो है वो इंटरनेशनल असेसिबिलिटी मिल सके, मतलब जो इंडियन लोग हैं या सिंगापुर के लोग हैं वो इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और इंडिया के लोग जो हैं वो सिंगापुर की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोनों कैपिटल मार्केट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव SGX इंडिया कनेक्ट IFSC प्राइवेट लिमिटेड जो है वो स्टार्ट किया गया था। TCS का काम क्या है? TCS जो है वो निफ्टी ट्रेडिंग जो है वो इंडिया और सिंगापुर में जो है वो आपस में कंबाइन करेगा, मतलब इंडिया और सिंगापुर के लोग जो है वो निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं दोनों के दोनों यहाँ पे आके। कहाँ पे? ये है SGX इंडिया कनेक्ट IFSC प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें वो अलग अलग तरह के TCS जो है वो एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ट्रेडिंग के, क्लियर करने के, सेटलमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के, ये सारे TCS प्रोवाइड करेगा। तो ये काम TCS को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ अगले सेक्शन के ऊपर जो कि 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला हमारे पास है SBI ने एक इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलेशन सेंटर सेटअप करेगा, वो हैदराबाद में करेगा, तेलंगाना में 6 से 9 महीने में अगले में ये सेटअप हो जाएगा, ऑलरेडी कर चुके हैं। महिला मनी, वीजा और ट्रांसकॉर्प, ये 3 कंपनीज मिलके जो है वो एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो वुमेन बिजनेसमैन है, ताकि ये कार्ड जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर यूज कर सके, वो किसी भी तरह की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें, अगर कहीं से लोन लेना है वो लोन ले सकते हैं और लोन सारा का सारा इस कार्ड में अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज इस कार्ड में मिलेंगी। मंजीत मान की जो बच्चों की बुक है द क्रॉसिंग, वो शॉर्टलिस्ट कर ली गई है योटो कार्नेगी मेडल 2022 के लिए, हम कवर कर चुके हैं। महिंद्रा और महिंद्रा ने अपना शेयर जो है वो बढ़ा लिया है कार्नो टेक्नोलॉजी के अंदर, 52.69% कर लिया है। पहले उनका शेयर जो है वो 15.60% था, लेकिन अब 14 करोड़ और इन्वेस्ट करके ये कार्नो टेक्नोलॉजीज के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना शेयर बढ़ा लिया है। और ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को लेके। सुचित्रा के एला जो है वो चेयरपर्सन बन गई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सदर्न रीजन की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूएस के जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं यूजीन पार्कर, उनका देहांत हो गया, 94 की एज के थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते थे। और नासा का याद रखना है, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, पार्कर सोलर प्रोब जो 2018 में आया था, ये पहला ऐसा नासा का मिशन था जो एक लिविंग पर्सन के नाम के ऊपर नाम रखा गया था। और ये ऐसे भी पहले पर्सन हैं जिन्होंने अपने नाम के ऊपर कोई स्पेस मिशन देखा हो जिंदा होते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे मिशन का नाम था पार्कर सोलर प्रोब और इनका नाम है यूजीन पार्कर, तो इनके नाम से वो नाम रखा गया था। तो ये बहुत ही फेमस हेलियो फिजिक्स हैं। हेलियो आप कह सकते हो कि हेलियो फिजिक्स की फील्ड में इनका बहुत बड़ा विजन है, और ये मानते थे कि जो सन है हमारा, उसमें जो है वो सोलर विंड की एग्जिस्टेंस है, मतलब जो सन सरफेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लो पार्टिकल्स का रहता है, तो उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करते थे। तो नाम याद रखना है, एस्ट्रोफिजिस्ट थे, नाम क्या था इनका? यूजीन पार्कर। आप फोटो देख सकते हो यूजीन पार्कर का, यूएसए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 17 मार्च का क्वेश्चन हमारे पास क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ऐसा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था जिसको इंटरनेट बैंकिंग का लाइसेंस आरबीआई की तरफ से दिया गया था? तो आपने आंसर जो है, जितने भी बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही था, पंजाब एंड नेशनल बैंक था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात नहीं कर रहे, तो आईसीआईसी तो यहाँ से आउट ही हो जाता है, तो पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है अंडर विच एक्ट आरबीआई वाज नेशनलाइज। ज्यादातर बच्चों को पता है कि आरबीआई जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसको जो है वो नेशनलाइज किया गया था, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं है दोस्तों। इसमें ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है और बताना है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर को वेट करूंगा। प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें।
और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें, बेल बटन को प्रेस कर ले ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, स्माइल करते रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।